गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम लोग इंग्लिश ग्रामर को बेसिक से सीखना स्टार्ट करेंगे और इसके अंतर्गत सबसे पहले डिस्कस करेंगे अल्फाबेट एंड देन वी विल डिस्कस वर्ड, सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सो ऑन। तो चलते हैं, सबसे पहले सीखते हैं अल्फाबेट। लेकिन हाँ, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे, चीज़ों को धीरे धीरे सीखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अंग्रेजी में एक कहावत है, हैस्ट मेक्स वेस्ट, जल्दी का काम शैतान का। तो चलते हैं, सीखते हैं। सबसे पहले जानते हैं अल्फाबेट होता क्या है। अल्फाबेट का हिंदी अर्थ होता है वर्णमाला, और बचपन में हमने पढ़ा था कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण का अर्थ होता है अक्षर, यानी अक्षरों का समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। जी हाँ। तो चलते हैं, इसका डेफिनेशन हम उसी तरीके से तैयार करते हैं। अ सेट ऑफ लेटर्स दैट इज presented in a fixed order is called alphabet। ठीक है, यानी अक्षरों का ऐसा सेट जिसको प्रेजेंट किया जाता हो फिक्स ऑर्डर में, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अल्फाबेट कहेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला की जहां तक बात की जाए तो देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, यहां पर लिख सकते हैं देयर आर 26 letters in English alphabet। यानी अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों की संख्या कितनी होती है? 26 होती है। अब यहाँ पे जो है अक्षरों को दो भाग में डिवाइड किया गया है, यानी दो कैटेगरी में से बांटा गया है। द फर्स्ट वन इज नोन एज वोवेल, और वोवेल की संख्या कितनी होती है? 5। एंड द सेकेंड वन इज नोन एज कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स की संख्या 21 होती है। ठीक है, वोवेल के अंतर्गत हमारा आता है ए, ई, आई, वो, यू। एट द सेम टाइम कॉन्सोनेंट्स में बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। तो ये हमारे वोवेल्स कहलाते हैं, ये हमारे कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग सीखते हैं वर्ड। वर्ड क्या होता है? तो वर्ड का हिंदी अर्थ होता है शब्द। और शब्द किससे बनता है? जी हाँ, शब्द जो है वो लेटर से बनता है। तो यहां पे कह सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ लेटर्स that has a particular meaning is called a word। यानी अक्षरों का एक ऐसा ग्रुप जिसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग निकलता हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? वर्ड कहेंगे, यानी शब्द कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं बुक, पेन, बाइक, मंगल। व्हाट इज मंगल? मंगल एक प्रॉपर नाउन है जिसको हम लोग यूपी, बिहार, झारखंड में मंगरा के नाम से बोलते हैं। ठीक है, ये सभी जो है वो क्या कहलाएंगे? वर्ड कहलाएंगे। अब आगे हम लोग जानते हैं कि आखिर सेंटेंस क्या होता है। तो जिस तरीके से यहाँ हमने देखा था कि लेटर्स से क्या बना? वर्ड बना, और फिर वर्ड से क्या बनेगा? सेंटेंस बनेगा। जी हाँ, देखते हैं। अब हम लोग सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जहां तक अभी हमने पढ़ा था कि लेटर्स से क्या बनते हैं? वर्ड बनते हैं, उसी प्रकार वर्ड से क्या बनेगा? सेंटेंस बनेगा। जी हाँ,
सेंटेंस। तो सेंटेंस का डेफिनेशन हम तैयार कर सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज अ पर्टिकुलर मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that has a particular meaning is called a sentence। कोई भी सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ एंड होता है। इसको हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा सेंटेंस जो है वो एक तरह का स्टेटमेंट हो सकता है, ये सेंटेंस जो है एक तरह का क्वेश्चन कर सकता है, ये सेंटेंस सरप्राइज एक्सप्रेस कर सकता है, ये सेंटेंस विश कर सकता है, ये सेंटेंस कर्स, प्रे, ऑर्डर, सजेस्ट, रिक्वेस्ट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पे सेंटेंस को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे लिखे राम इज रीडिंग अ बुक। तो यहां पे देख रहे हैं क्या कि राम में आर हमारा कैपिटल है और फुल स्टॉप से एंड है। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, व्हाट डू यू रीड। अब यहां पे क्या देख रहे हैं, यहां पर भी हमारा जो है डब्ल्यू कैपिटल है और क्वेश्चन मार्क से एंड है। एंड द थर्ड सेंटेंस इज मे गॉड ब्लेस यू। यहां पे क्या देख रहे हैं कि एम हमारा कैपिटल है और एक्सक्लेमेशन मार्क है। एट द सेम टाइम इफ यू टॉक अबाउट ऑर्डर, देन हियर वी हैव गो देयर। गो में भी जी कैपिटल है और फुल स्टॉप से एंड है। यहां कह सकते हैं कि कोई भी सेंटेंस जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप या फिर क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ एंड करता है। अब हम लोग सीखते हैं बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर को, जहां पे हम लोग देखेंगे सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, सेंटेंस के पार्ट में क्या क्या आते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं। तो चलते हैं, सीखते हैं, उन सभी चीजों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर को। यानी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस या फिर बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर में दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है। द फर्स्ट वन इज नोन एज सब्जेक्ट एंड द सेकेंड वन इज नोन एज प्रेडिकेट। कोई भी सेंटेंस जो होते हैं वो दो पार्ट में होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो सब्जेक्ट कहलाता है एंड द सेकेंड पार्ट इज प्रेडिकेट। ठीक है, तो यहां पे समझने का प्रयास करते हैं कि सब्जेक्ट होता क्या है। तो एक सब्जेक्ट एक पर्सन हो सकता है, एक सब्जेक्ट एक थिंग हो सकता है, एक सब्जेक्ट एक एनिमल हो सकता है, एक सब्जेक्ट एक बर्ड हो सकता है, एक सब्जेक्ट एक प्लेस हो सकता है, जो कहीं ना कहीं सेंटेंस में कोई एक्शन को परफॉर्म कर रहा हो। यानी यहां पे कह सकते हैं द सब्जेक्ट इज अ पर्सन, प्लेस, एनिमल or thing that is performing any action of the sentence। ठीक है, आगे हम लोग यहां पे बात करते हैं प्रेडिकेट को, फिर दोनों को आराम से समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रेडिकेट क्या होता है, तो एक प्रेडिकेट जो होता है वो एक्सप्रेस करता है एक्शन को और अपने अस्तित्व के बारे में बताता है। यानी यहां पे कह सकते हैं द प्रेडिकेट expresses the action or being within the sentence। ठीक है, अब ये दोनों को हम आराम से डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। जैसे सेंटेंस लेते हैं यहां पे,
Ram is reading a book. And the second one is you are an intelligent boy. ठीक है, दोनों सेंटेंस में क्या पाते हैं हम लोग? सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, एक पर्सन हो सकता है, एक प्लेस हो सकता है, एक एनिमल हो सकता है, या फिर कोई वस्तु हो सकता है जो कि एक्शन को परफॉर्म कर रहा हो सेंटेंस के। अब यहाँ पे जो है एक्शन को कौन परफॉर्म कर रहा है? राम परफॉर्म कर रहा है, तो राम क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहीं हम लोग सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहें तो सब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे डूअर भी कह सकते हैं। जैसे राम इज रीडिंग अ बुक, राम किताब पढ़ रहा है, तो कौन पढ़ रहा है? राम पढ़ रहा है। यू आर एन इंटेलिजेंट बॉय, कौन? यू। तो यहां पर भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये हमारा जो है वो सब्जेक्ट है, यहाँ पे राम हमारा सब्जेक्ट है। एट द सेम टाइम प्रेडिकेट क्या होता है? तो प्रेडिकेट एक्सप्रेस करता है कोई एक्शन को। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो किताब पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है? राम पढ़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो है एक्सप्रेस कर रहा है किसको? एक्शन को। तो ये पार्ट हमारा ईच से लेकर बुक तक क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट कहलाएगा। एट द सेम टाइम यहाँ पे जो है ये क्या बता रहा है? क्या ये कोई एक्शन है? नहीं। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है बीइंग, यानी किसी के बारे में बता रहा है। और जब किसी के बारे में बता रहा है तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग के लिए क्वेश्चन है, जैसे लिखते हैं सीता इज अ सिंगर। तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा और प्रेडिकेट क्या होगा? जरूर कमेंट करिएगा और बताने का प्रयास करिएगा। ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। आगे हम लोग यहाँ पे सीखने का प्रयास करते हैं कि प्रेडिकेट को जो है वो कितने कितने तरीके से हम लोग जान सकते हैं, समझ सकते हैं, प्रेडिकेट में क्या क्या आता है। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं प्रेडिकेट में क्या क्या आते हैं। प्रेडिकेट में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, मेन वर्ब आते हैं, हेल्पिंग वर्ब आ सकते हैं, लिंकिंग वर्ब भी आ सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी आता है। सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को डिस्कस किया, जहां पे हमें समझ में आया कि सब्जेक्ट जो होता है वो कहीं ना कहीं कोई भी एक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है, और जब कोई एक्शन को परफॉर्म करने वाला हो तो उन्हें हम लोग डूअर कहते हैं। एट द सेम टाइम प्रेडिकेट के बारे में हमने पढ़ा था कि प्रेडिकेट जो होता है वो कोई एक्शन के बारे में बताता है या फिर किसी के होने के बारे में बताता है। तो प्रेडिकेट में क्या क्या आते हैं? तो प्रेडिकेट में मॉडिफाइंग वर्ड्स आते हैं, इसमें क्लाउज आते हैं, इसमें वर्ब्स आते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्रेडिकेट में आ सकता है हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम लोग लिंकिंग वर्ब भी कह सकते हैं, मेन वर्ब आ सकते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट आ सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ सकते हैं, अदर वर्ड्स भी आ सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट दो तरीके का होता है, पहला बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड द सेकेंड वन इज नोन एज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहां से हम लोग सेंटेंस को कहीं स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे क्या पाते हैं कि सब्जेक्ट हमारा ये हो गया, लेकिन ये जो बचा वो क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट कहलाएगा। और इस प्रेडिकेट में वर्ब्स आ गए, इस प्रेडिकेट में क्लॉजेस आ गए, इसमें मॉडिफाइंग वर्ड्स आ गए। ठीक है, अब यहां से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, और फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में जहां तक बात की जाए तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो सेंटेंस के एक्शन को रिसीव करता है। रिसीव तो हम लोग किए ही हैं, मम्मी की 440 के स्पीड से पढ़ने वाली चप्पल। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं ऐसे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट receives the action of
द सेंटेंस। जैसे रामा किल्ड रावणा, राम ने रावण को मारा। तो डूअर यहां पे कौन है? रामा। तो ये क्या कहलाएंगे? सब्जेक्ट कहलाएंगे। ये हमारे हो गए मेन वर्ब, एंड ये भाई साहब हो गए ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरह का ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एक और एग्जांपल लेते हैं। सीता सिंग्स अ सॉन्ग। तो यहाँ पे सीता जो है वो सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब हो गए, एंड देन ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। और ये किस तरह का ऑब्जेक्ट है? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में जहां तक हम लोग जानेंगे, तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन हम लोग कुछ इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा टू हुम और फॉर हुम को लेकर बात करता है। We can say that indirect object indicates to whom or for whom the action of the sentence is being done. Clear? यानी यहां पे लिख सकते हैं indirect object indicates to whom or for whom the action is being done in a sentence. ठीक है। जैसे यहां पे लिखते हैं I teach you English। मैं तुम लोगों को अंग्रेजी पढ़ाता हूं। तो यहाँ पे डूअर कौन है? आई। टीच क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। यू क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। और इंग्लिश क्या हो गया? ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। दो ऑब्जेक्ट्स आ गए यहाँ पे। और जब दो ऑब्जेक्ट आ गए तो हमने पढ़ा था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या करता है? कोई भी एक्शन को रिसीव करता है। ठीक है। तो कोई भी एक्शन को रिसीव करता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में जहां तक हम लोग सवाल करेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पे क्या बातें हैं? टू हुम, यानी मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। किसको पढ़ाता हूं? तुम्हें पढ़ाता हूं। तो तुम्हें पढ़ाता हूं, ये यहाँ पे यू जो है वो क्या कहलाएगा? हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। एंड ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। You gifted her a car। समझ रहे हो? तो यहां पर यू जो है सब्जेक्ट हो गया, गिफ्टेड मेन वर्ब, हर ऑब्जेक्ट, एंड a car is also an object। अब यहां पे इनडायरेक्ट कौन होगा? किसको दिया जा रहा है? उसी को दिया जा रहा है। तो उसी को दिया जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब कैसे जानेंगे कि ये इनडायरेक्ट होगा? तो इसके लिए अभी हमने पढ़ा था कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा टू हुम और फॉर हुम के बारे में बात करता है। मैं उसके लिए गाड़ी रुकवाया। किसके लिए? उसके लिए रुकवाया। तो उसके लिए क्या हो गया? वो भी एक तरह का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, आ रहा समझ? तो इस तरीके से हमने यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर चर्चा किया। एंड द लास्ट टॉपिक इज
सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो उसको भी सीखने का प्रयास कर लेते हैं, उसको भी जानने का प्रयास कर लेते हैं, फिर आज की कहानी हमारी यहीं पे खत्म होगी। चलिए सीखते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, इसको हम लोग ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा आज का, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो कहीं ना कहीं रीनेम करता है या फिर डिस्क्राइब करता है सब्जेक्ट को ही, ठीक है। यानी वी कैन से हियर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट either renames or describes the subject। ये या तो नाउन होता है या फिर एडजेक्टिव होता है, ठीक है। जैसे यहां पे हम लोग सेंटेंस देखते हैं, ही इज एन इंजीनियर। सीता इज अ सिंगर। He is kind। You are honest। अब यहां से क्या देखते हैं कि ही जो है वो एक सब्जेक्ट है, क्योंकि अभी हमने बताया था कि सब्जेक्ट जो होता है वो कहीं ना कहीं डूअर होता है या फिर एक्शन को परफॉर्म करने वाला होता है। क्लियर। सीता जो है वो भी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ही भी सब्जेक्ट है और यहाँ पर यू भी सब्जेक्ट है एट द सेम टाइम। चाहे इज हो, चाहे ये इज हो, या फिर इस सेंटेंस में इज हो या फिर यहाँ पे आर हो, दे ऑल आर लिंकिंग वर्ब, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज, ये एक तरह का नाउन हो गया, ये भी नाउन है जबकि ये एडजेक्टिव है, एंड ये भी क्या है हमारा, एडजेक्टिव है। कुल मिलाकर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में हमें ये समझ में आता है कि इसमें हमेशा लिंकिंग वर्ब होते हैं, एंड लिंकिंग वर्ब के बाद जो आता है वो या तो फिर नाउन होता है या फिर एडजेक्टिव होता है, ठीक है। दैट मीन्स वी कैन से हियर दैट लिंकिंग वर्ब के बारे में जहां तक हम लोग सवाल करते हैं या फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को लेकर, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट के बाद जो है वो लिंकिंग वर्ब आएंगे, लिंकिंग वर्ब के तुरंत बाद या फिर नाउन आएगा या फिर एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे एंड होता है।